माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास लेकर आए हैं जो आपके बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के अंदर है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है अपन ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था 8वें पार्ट से, पार्ट नंबर 8 से अपन ने यूनिट नंबर 3 शुरू कर दी है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके बीएससी थर्ड ईयर के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स की जो बुक्स है उसके अंदर चलता है। सेकंड यूनिट है आपकी, है ना, जो बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट है आप वहाँ देख सकते हो। तो अपन ने इसमें पार्ट नंबर 8 में स्टार्ट किया था कि त्वरित्र क्या होता है, एक्सेलरेटर के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद आयन स्रोत क्या होते हैं, मतलब जो आवेशित कण प्रदान करने वाले उपकरण होते हैं त्वरित्र को, वो कहलाते हैं आयन स्रोत। फिर उसमें अपन ने कुछ 2 विद्या पढ़ी थी, एक विधि और पढ़ूँ मैं आपको, एक और पढ़ूंगा चुंबकीय आयन स्रोत वाली। लेकिन उससे पहले जो आज का टॉपिक चलेगा आपका वो रेखिक त्वरित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ध्यान से देखिएगा, सारी थ्योरी मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में पूरी क्या होता है ये, इसकी बनावट, इसका डायग्राम और इसका सिद्धांत और कार्यप्रणाली कैसे चलती है, अपन सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो चलो आइए, अपना आज का टॉपिक हो जाएगा। एक और इसका मेथड करा देता हूँ, फिर उसके बाद सीधा अपन ये स्टार्ट करेंगे, लीनियर एक्सेलरेटर्स, रेखिक त्वरित्र। तो एक जो विधि और बची थी उसका नाम है चुंबकीय आयन स्रोत। धनायन की अपन आयन स्रोत प्राप्त करने की विद्या पढ़ रहे थे, दो लिखा थी मैंने आपको। और एक तीसरी है चुंबकीय आयन स्रोत। चुंबकीय आयन स्रोत जिसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिक आयन सोर्सेज, मैग्नेटिक आयन सोर्स, मैग्नेटिक आयन सोर्सेज, चुंबकीय आयन स्रोत। इसके द्वारा अपने को क्या प्राप्त होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो इसके अंदर लिखेंगे कि यह है हॉट कैथोड आर्क, जो अपन ने पढ़ा था ना कि यह है तप्त यानी हॉट कैथोड आर्क का ही रूप है। यह है तप्त कैथोड आर्क का ही रूप है। ठीक है, ये किसका टाइप से, तप्त कैथोड आर्क का ही रूप है। और इसमें एक अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र लगाकर, चुंबकीय फील्ड कौन सा लगाना अपने को, अक्षीय, मतलब इसमें एक अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र लगाकर निर्गत छिद्र के परिसर में इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगाकर निर्गत छिद्र के परिसर में विसर्जन को संकेंद्रित किया जाता है। विसर्जन को संकेंद्रित किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों को एक चुंबकीय बल रेखाओं में अनुदिश, एक चुंबकीय बल रेखाओं में अनुदिश, चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, एक चुंबकीय बल रेखाओं में अनुदिश सर्पिलाकार गति करते इलेक्ट्रॉनों को सर्पिलाकार गति करते इलेक्ट्रॉनों को एक समांतर पुंज के रूप में इकट्ठा करता है। एक बार थ्योरी लिखता हूँ ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। एक समांतर
पुंज के रूप में इकट्ठा करता है, एक समांतर पुंज के रूप में इकट्ठा करता है जो उपयोग में ली गई गैस के परमाणुओं को आयनित कर देता है। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक आयन सोर्सेज। बस 3 विधि आपको ध्यान रखनी है। हालांकि एग्जाम में पूछता नहीं, बट बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के नया पेपर बनेगा तो अपन कुछ कह नहीं सकते कि आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन कि आयन स्रोत से रिलेटेड कोई 3 विधियां लिखिए कि किस प्रकार अपन आयन स्रोत प्राप्त करते हैं। 2 अपन ने पहले पढ़ ली थी और तीसरी थी अपनी ये है हॉट कैथोड आर्क, जो अपन ने पहली विधि पढ़ी थी उसी का एक पार्ट है। इसमें एक अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र लगाकर निर्गत छिद्र के परिसर में विसर्जन को संकेंद्रित करते हैं अपन। फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को एक चुंबकीय बल रेखाओं में अनुदिश सर्पिलाकार गति करते इलेक्ट्रॉनों को एक समांतर पुंज के रूप में अपन क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और जो उपयोग मिलेगी गैस के परमाणु को क्या कर देता है, आयनित कर देता है। मतलब अपन इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने को प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट्स बनाइए, फिर उसको आप 2 या 3 बार रीडिंग करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रेखीय त्वरित। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यूनिट 3 में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा श्योर है। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। रेखीय त्वरित, लीनियर एक्सेलरेटर्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। इसकी बनावट हर चीज़ अपन देखेंगे। टॉपिक हो जाएगा अपना कि रैखिक त्वरित, लीनियर एक्सेलरेटर्स। रैखिक त्वरित, जिसको हम बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एक आज पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ कल पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, एक साथ नहीं हो पाएगा। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट बनाइए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज अपन क्या पढ़ेंगे कि इसका क्या उपयोग रहता है। लीनियर आपको पता, रैखिक त्वरित तो क्या होता है उसके बारे में, फिर उसकी अपन बनावट, इसका कैसे डायग्राम बनता है, फिर डायग्राम से अपन कैसे चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, बनावट, फिर उसके बाद अपन इसकी कार्यप्रणाली और इसका प्रिंसिपल चलता है। ठीक है, तो मतलब इसके द्वारा अपन जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, कोई भी आयन होता है, उसको अपन बार बार गुजार कर उसकी ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। ये चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आइए मैं इसमें लिखूंगा कि एक आवेशित कण पर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना, जो मैं थ्योरी लिखूंगा वही आपको लिखनी है, और कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो एक आवेशित कण पर बार बार एक विद्युत क्षेत्र लगाकर, एक आवेशित कण पर बार बार एक विद्युत क्षेत्र लगाकर उसे त्वरित करने के लिए, एक आवेशित कण पर बार बार विद्युत क्षेत्र लगाकर उसे त्वरित करने के लिए रैखिक त्वरित का निर्माण सन 1928 में, रैखिक त्वरित का निर्माण कब हुआ था, 1928 में किया गया।
ठीक है भाई। रैखिक त्वरित का निर्माण कब किया गया? 1928 में किया गया। इसमें भारी आयनों यानी हाई आयंस इसमें भारी आयनों को त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई। इसका क्या मतलब होता है? कोई भी एक आवेशित कण है उसको विद्युत क्षेत्र में से, एक आवेशित कण होगा उसको पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में से अपन बार बार गुजारेंगे, जिससे वो आयन क्या हो जाता है आपका त्वरित हो जाता है। यही घटना कहलाती है रैखिक त्वरित, लीनियर एक्सेलरेटर। तो स्टार्टिंग में आपको ये लिखना, अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते पार्ट ए में कि रैखिक त्वरित क्या है, तो रैखिक त्वरित क्या है इसमें आपको ये लिखना है कि एक आवेशित कण पर, कोई भी आपका जो कण होगा जिसको अपने को आवेशित करना है, उस पर बार बार एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर उसे त्वरित करने के लिए किसका निर्माण किया गया? लीनियर एक्सेलरेटर का निर्माण सन 1928 में किया गया। फिर आगे देखिए आप, इसमें भारी आयन जो होते हैं उनको त्वरित किया जाता है। ये ठीक है। अब अपन इसकी देखेंगे बनावट, और वो आपको मेन जो वही एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि रैखिक त्वरित क्या है, इसकी बनावट एवं कार्यप्रणाली समझाइए। तो आइए, बनावट के अंदर थ्योरी बहुत ही बड़ी है, लेकिन अपन पूरी थ्योरी मैंने लिखा, मतलब थ्योरी मैंने बुक इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी, क्योंकि वो लिखनी पड़ेगी और आपको सारी चीज़ें बनावट में ही समझ में आ जाएगी, कैसे किस प्रकार इसका प्रोसेस हो रहा है। तो आप ध्यान से पहले नोट्स बनाएगा, फिर उन लाइनों को पढ़िए, और मैं भी आपको सारी चीज़ें यहाँ लिखाऊंगा और उन चीज़ों को एक्सप्लेन कराऊंगा। तो आइए अपन इसकी पढ़ेंगे रैखिक त्वरित की बनावट। ये चीज़ें लिख ली, अब अपन इसकी बनावट स्टार्ट करेंगे। अपना टॉपिक हो जाएगा बनावट, डिस्क्रिप्शन। बनावट जिसको अपन बोलेंगे डिस्क्रिप्शन। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना अपने को, ठीक है। इसी के अंदर आइए थ्योरी लिखेंगे अपन और इस चीज़ को समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला आपका डायग्राम बना लेता हूँ कि इसका जो डायग्राम है वो किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं अपन, यहाँ अपना थ्योरी लिखने के काम आएगा ये। तो अपने पास हो जाएगा, एक तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, और ये आपका बिल्कुल ऐसे जाएगा, ठीक। एक लाइन ये हो गई। फिर उसके बाद एक लाइन आपकी हो जाएगी यहाँ से, और ये, ठीक है, इनलेट हो जाएगा ये आपका आयन सोर्स, और पांच बनाने यहाँ बीच में हो जाएंगे आपके पास ये बेलनाकार नलियाँ होती हैं, ठीक है, 1, फिर जस्ट इसके आगे 2। पहले मैं डायग्राम बनाया ना, ये पूरा एक सिस्टम है, इसके अंदर ये बेलनाकार ऐसे नलियाँ होती है, अपवाह नलिका जिसको अपन बोलते हैं ना। साइज सबकी सेम होती है ना, मेरे से ऊपर नीचे बन सकती है, बट आप ध्यान रखिएगा ये जो नलियाँ होती है इनकी साइज सबकी सेम होती है। ये जो नलियाँ होगी इनकी साइज सबकी क्या होगी? सेम होगी। चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है, और नंबर 4। थोड़ा और पास में ले लेते हैं इसको अपन, नंबर 4। ठीक है, ऐसे सिस्टम तरीके से 4 और एक और है 5। एक थोड़ी सी अपन क्या करते हैं इसमें आगे बना लेते हैं ना। एक यहाँ बन जाएगी अपने पास नंबर 5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास ये
और इसको थोड़ा आगे ले लो ना, इसको थोड़ा आप आगे ले लीजिए तो अपने पास हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका डायग्राम पूरा। ये रो बना लेना आप यहाँ पर, और थ्योरी में पूरी आपको लिखूंगा उस हिसाब से अपने को लिखना है। ठीक, और एक अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद आगे ऐसे हो जाएगा। ठीक, और बिल्कुल एक सेंटर में से एक लाइन लिख लेगी जिससे आपका आयन बाहर निकल रहा है ना, यहाँ से आयन बिल्कुल सेंटर में से आयन इन सब में से अंदर एंटर मार रहा है, और लास्ट में यहाँ से क्या होता है आपका आयन बाहर निकल जाता है। ऐसे यहाँ से एंट्री मारी आयन ने, और वहाँ से सीधा आपका आयन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे सारे सिस्टम से बाहर निकलता है ऐसा आयन। ठीक है, और ये अपने पास हो जाएगा ऐसे। ये ऐसे लिंक होता है ना, एक दूसरे से अटैचमेंट होता है, इसका नीचे वाले से और वापस इसका ऊपर वाले से। ठीक है, इसका वापस नीचे वाले से और इसका वापस ऊपर वाले से। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये ऐसे पूरा सिस्टम होता है अपने पास, और ये होता है आपके पास C1 C2 C3 C4 C5। C1 C2 C3 C4 और C5, और ये जो नलिका होती है उनकी लेंथ होती है L1 L5 ऐसे, है ना। यहाँ से इसकी लंबाई होगी L1, ठीक है, इसकी हो गई यहाँ से L3 और इसकी हो गई यहाँ से L5, है ना। इसी प्रकार ये भी हो जाएगी अलग। ये विषम और इवन और ओड लेके अपने को चलना है। ये जो बाहर निकल रहा है वो आपका आयन बीम बाहर निकल रहा है, यहाँ से आयन बीम आपका बाहर निकल रहा है, जिसको आप आयन स्रोत कह सकते हो, है ना। आयन बीम, जिसको अपन क्या कहते हैं, आयन स्रोत। और यहाँ से आपका सोर्स हो गया RF सोर्स, RF सोर्सेज हो गया, और इनलेट ऑफ आयन बीम, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, इनलेट ऑफ आयन बीम, यानी आयन बीम यहाँ से अंदर एंटर मार रहा है। इनलेट ऑफ आयन बीम फ्रॉम आयन सोर्स, बीम इनलेट ऑफ आयन बीम फ्रॉम आयन सोर्स। ठीक है, इनलैंड का मतलब प्रवेश करना। यहाँ से आपका एक आयन बीम प्रवेश हो रहा है और इन ड्रिफ्ट अपवाय नलिकों में से गुजरता हुआ लास्ट में यहाँ पर अपने को त्वरित आयन पुंज मिलेगा। ठीक है, इनलेट का मतलब प्रवेश होना है। इनलेट ऑफ आयन बीम, यहाँ से आयन बीम का प्रवेश हो रहा है फ्रॉम आयन सोर्स। ठीक है, अब आइए अपन यहाँ से थ्योरी स्टार्ट करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में अपन लिखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी यहाँ पर लिखना है मैं आपको बिल्कुल अच्छे से लिखाऊंगा, और वो चीज़ें अपने को लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अपन उनको ये नहीं कि अपन उनको छोड़ सकते हैं। तो चलो आइए, अपने पास हो जाएगा कि एक रैखिक त्वरित्र में विभिन्न लंबाइयों के एक रैखिक त्वरित्र में विभिन्न लंबाइयों के एक रैखिक त्वरित्र। देखो स्पेस अपने पास बहुत कम है तो बार बार मैं इसको मिटाऊंगा। डायग्राम जरूरत है, डायग्राम को अपन समझ से जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड यहाँ तक यहाँ से भरा फिर मिटाएंगे, वापस यहाँ से यहाँ तक भरा फिर मिटाएंगे, वापस यहाँ से यहाँ तक भरा फिर मिटाएंगे। कम से कम 6-7 बार मिटेगा, तब जाके इसकी बनावट अपन पूरी समझ पाएंगे। एक रैखिक त्वरित्र जो आपका लीनियर एक्सेलरेटर होता है उसमें विभिन्न लंबाइयों के L1 L2 L3 L4 डैश डैश, है ना, अलग अलग लंबाई के। देखो L1 इसकी L2 हो सकती है ना, अपन ने सिर्फ ओड जो नंबर है ना, ओड नंबर, ये आपके इवन हो गए और ये आपके कौन से हो गए, ओड नंबर, यानी विषम नंबर है, उनके बारे में अपन ने लिखा कि विभिन्न लंबाइयों के धातु की बेलनाकार नलिया अपने पास की
धातु की बेलनाकार सिलेंडर के रूप में, धातु की बेलनाकार अफवाह नलिकाएं, अफवाह नलिकाएं जिसको अपन बोलेंगे ड्रिफ्ट ट्यूब्स, ड्रिफ्ट है ना। अफवाह नलिका कौन सी हो जाएगी आपके यहाँ पर, ड्रिफ्ट ट्यूब्स। अफवाह नलिकाएं ड्रिफ्ट ट्यूब्स होती हैं जिनके बीच में समान दूरी का गैप होता है। ठीक है, जिनके बीच में क्या होता है, समान दूरी का गैप होता है। कि एक लीनियर एक्सेलरेटर वाला जो डायग्राम बना हुआ है आपका, इसके अंदर क्या होता है, ये अफवाह नलिका है, C1 C2 C3 सारी क्या है, ड्रिफ्ट ट्यूब्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, ड्रिफ्ट ट्यूब्स, और हिंदी बोलते हैं अपन अफवाह नलिका है। और इनके बीच का गैप जो होता है ना, ये बिल्कुल समान होता है। ठीक है, तो ये अपन ने लिखा कि एक रेखिक त्वरित्र में विभिन्न लंबाइयों के L1 L2 L3 L4 की धातु की बेलनाकार अफवाह नलिका यानी ड्रिफ्ट ट्यूब्स होती हैं जिनके बीच में समान दूरी का गैप होता है। फिर आप आगे चलिए वापस, ये अफवाह नलिकाएं, ये अफवाह नलिकाएं अल्टरनेटिवली, अफवाह नलिकाएं अल्टरनेटिवली, यह है अफवाह नलिकाएं अल्टरनेटिवली है ना, एक दूसरे से। ये अफवाह नलिकाएं अल्टरनेटिवली से एक फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक वोल्टेज सोर्स से यहां पर जुड़ी होगी, एक आवर्ती विद्युत वोल्टेज सोर्स। क्या जुड़ा हुआ यहां पर, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक वोल्टेज सोर्स यहां पर जुड़ा हुआ है, आवर्ती विद्युत वोल्टता स्रोत से जुड़ी हैं। ठीक है, ये एक अपने पास लाइनें होगी इंपॉर्टेंट। अब अपन इसमें आगे चलेंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अपन ने क्या देखा इसमें कि एक लीनियर एक्सेलरेटर में अलग अलग लंबाइयों के, विभिन्न लंबाइयों के L1 L2 L3 L4 की धातु की बेलनाकार ड्रिफ्ट ट्यूब्स होती हैं। विभिन्न लंबाइयों की धातु की बेलनाकार अफवाह नलिका होती हैं जिनके बीच में समान दूरी का क्या होता है, गैप होता है। और ये अफवाह नलिकाएं, ये जो अफवाह नलिकाएं हैं वो अल्टरनेटिवली एक आवर्ती विद्युत वोल्टता स्रोत से जुड़ी है। ध्यान रखिएगा, ये अफवाह नलिका किससे जुड़ी हुई है, आवर्ती विद्युत वोल्टता स्रोत, फ्रीक्वेंसी वोल्टेज इलेक्ट्रिक वोल्टेज सोर्स से जुड़ी है। ये हो गया, इसको अपन मिटाते फिर आगे चलिए वापस। आप अब क्या हो जाएगा अपने पास, यहां से इसको छोटा करा हुआ ना डायग्राम को, ये ध्यान रखिएगा डायग्राम में बनाना है, लेकिन मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए मैंने छोटा कर दिया। बाकी है आपका ना, ऐसा है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। मेरे को स्पेस चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा कर दिया। अब आगे क्या हो जाएगा अपने पास वापस, कि अपन लिखेंगे इसमें कि अर्थात विषम क्रम संख्या वाली ओड नंबर, है ना, ओड नंबर, अर्थात विषम क्रम संख्या वाली ड्रिफ्ट ट्यूब्स अफवाह नलिका। ड्रिफ्ट ट्यूब्स का मतलब ध्यान रखिएगा अफवाह नलिका, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। तो विषम क्रम संख्या वाली ड्रिफ्ट ट्यूब्स, ड्रिफ्ट ट्यूब्स वोल्टता स्रोत के एक सिरे से, वोल्टेज सोर्स के एक सिरे से वोल्टेज सोर्स के क्या हो जाएगा, एक सिरे से अपन ओड नंबर जोड़ देंगे और एक सिरे से अपन क्या जोड़ेंगे, इवन नंबर जोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा आप डायग्राम के अंदर, अपन डायग्राम जो प्लॉट कर रहे हैं उसमें अपन जो ये नलिकाएं जो अपन ने ड्रिफ्ट ट्यूब्स उनको अपन किस प्रकार सेट कर रहे हैं। तो यहां पर अपन ने लिखा कि वोल्टता स्रोत के एक सिरे से
और समक्रम वाली नलिकाएं इवन नंबर वाली है ना, समक्रम वाली नलिकाएं दूसरे सिरे से, समक्रम वाली नलिकाएं दूसरे सिरे से। ओके, ये देखिए आप डायग्राम के अंदर 1 3 5 तीनों ओड यानी विषम संख्या, तो वोल्टेज स्रोत के एक ही सिरे से जुड़ी हुई है देखो, जबकि दूसरा सिरा ये आपका पूरा वोल्टेज सोर्स है, ये पूरा आपका क्या है वोल्टेज सोर्स है, जबकि समक्रम वाली C2 C4 ऐसी भी आगे C6 टोटल n तक होती है, वो आपके वोल्टेज स्रोत के दूसरे सिरे से जुड़ी हुई है। यानी एक बार ओड का सिस्टम चलेगा तो एक बार किसका सिस्टम चलेगा, यहाँ पर इवन का सिस्टम चलेगा। ओके, चलो आगे देखिए आप वापस अपने पास क्या हो जाएगा कि जो ये अपने पास इलेक्ट्रिक वोल्टेज सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे अपन स्मॉल एफ, अपन म्यू से भी लिख सकते हैं, अपन यहां पर एफ से भी लिख सकते हैं इसको। तो इस फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स यानी आवर्ती वोल्टता यानी वोल्टेज सोर्स, इस आवर्ती वोल्टता स्रोत की फ्रीक्वेंसी क्या है, यहां पर अपन एफ लेके चल रहे हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी एफ हो गई। तो अगर आपको वेवलेंथ लिखानी लैम्डा, तो आपको पता है लैम्डा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा बराबर होता है C अपॉन म्यू। यहां पर म्यू की जगह क्या हो जाएगा आपके पास एफ आ जाएगा, क्योंकि अपन यहां पर फ्रीक्वेंसी ले ली है एफ। तो अपने पास आगे हो जाएगा कि अर्थात इसके द्वारा उत्पन्न आवर्ती विद्युत क्षेत्र, अर्थात इसके द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड की निर्वात में आवर्ती विद्युत क्षेत्र की निर्वात में वेवलेंथ क्या हो जाएगी, निर्वात में तरंग दे रही है लैम्डा बराबर C अपॉन एफ। ठीक है, अपने को पता है वेवलेंथ का ये फॉर्मूला होता है, और अपने पास होगी लैम्डा बराबर C अपॉन एफ है। ये आपका दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट है। पहले अपन ने क्या बताया, इन नलियों के बारे में बताया कि नलिका होती है L1 L2 L3 अलग अलग लंबाई की, जिनके बीच का अंतराल क्या होता है सेम होता है। फिर अपन ने इसमें क्या लिखा कि इसमें जो विषम क्रम वाली ओड नंबर वाली ट्यूब्स तो होती है वो वोल्टा स्रोत के एक सिरे से जुड़ी होती है, जबकि सम क्रम वाली वोल्टा स्रोत के दूसरे सिरे से जुड़ी होती है। फिर मैंने आपको लिखा है यहाँ पर कि इस आवर्ती वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर अपन क्या ले लें, यहाँ पर लिखा हो देखो, आवर्ती वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी एफ हो, तो अर्थात इसके द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड की निर्वात में वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा बराबर क्या होता है C अपॉन म्यू। यहाँ पर अपने फ्रीक्वेंसी एफ ले ली तो एफ होगी। यहाँ तक ठीक है, वापस अपन इसको मिटाएंगे, वापस अपन आगे देखेंगे क्या होता है अब अपने पास। तो अगले स्टेप में अपने पास क्या आ जाएगी ये चीजें, अगले स्टेप में हो जाएगी अपने पास, अब इसका प्रोसेस कैसा होगा वो अपन इसी के अंदर देखेंगे। तो अगले स्टेप में अपन लिखेंगे इसमें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस विद्युत स्रोत के कारण जब ड्रिफ्ट ट्यूब्स, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं सीधा यहां पर लिखूंगा ड्रिफ्ट ट्यूब्स, जिसका मतलब आपको ध्यान रखना है अफवाह नलिकाएं, बनावट पढ़ रहे हैं अपन, इसका अपन डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लीनियर एक्सेलरेटर की बनावट, रेखिक त्वरित की बनावट या डिस्क्रिप्शन को समझाइए। तो अपने को सीधा ये डायग्राम बनाना है जो मैंने आपको सामने बना रखा है, फिर उसके बाद मैंने जो थ्योरी लिखा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, वो आपको सारे पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने यहाँ आपको लिखा रहा हूँ कि इस विद्युत स्रोत के कारण जब अफवाह नलिकाएं ड्रिफ्ट ट्यूब्स C1 C3 C5 विषम नंबर वाली है ना, विषम क्रम वाली, यहां पर आप लिखोगे विषम क्रम वाली, जब ओड नंबर अपने पास हो C1 C3 C5 क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं, तब C2 C4 C6 समक्रम वाली, इवन नंबर वाली है ना, समक्रम वाली
क्या होगी, यहाँ पर नेगेटिव होगी। ये जब धनात्मक है तो क्या हो जाएगी, समक्रम वाली ऋणात्मक होती हैं, नेगेटिव होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप एक वापस देखिए आप ध्यान से कि अपन ने यहाँ पर देखा कि वोल्टेज सोर्स है, आपको पता वोल्टेज सोर्स पर प्लस और माइनस दोनों चार्ज होते हैं। अगर एक स्टेप में जो विषम संख्या स्टार्टिंग वाली अगर ये धनात्मक सिरे से जुड़ी हुई है तो ये हमेशा किससे जुड़ी होगी, ऋणात्मक सिरे से जुड़ी होगी, ध्यान रखिएगा आप, है ना। और अर्धावर्त काल, एक पूरा चक्कर में वो दो नलिका को पार करेगी, यानी अर्धावर्त काल में, अर्धावर्त काल का मतलब T/2, टाइम पीरियड को अपन किससे लिखते हैं, T से, तो T/2 यानी अर्धावर्त काल समय में वो एक नलिका को यहां से आयन एंटर मार रहा है, एक नलिका को पार करेगा, फिर वापस अगली को अर्धावर्त काल में, और ऐसे अपने पास कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो आगे अपन लिखेंगे कि अर्धावर्त काल के बाद, अर्धावर्त काल के बाद, अर्धावर्त काल के बाद जब C1 C3 C5 यानी वो ऋणात्मक, अर्धावर्त काल के बाद जब C1 C3 C5 ऋणात्मक, तब C2 C4 C6 धनात्मक होगी। ठीक है, ये आपका चौथा पैराग्राफ हो गया। समझ में आ गया कैसे पैराग्राफ लिखा अपन ने, पॉइंट टू पॉइंट अपन चले और सीधा अपन पैराग्राफ पर पहुंचे। तो अपन ने तीसरे वाले पैराग्राफ में पढ़ा कि इस विद्युत स्रोत के कारण जब ड्रिफ्ट ट्यूब्स अपवाह नलिका जिसमें C1 C3 C5 विषम क्रम वाली पहले क्या हो आपकी पॉजिटिव हो, तब C2 C4 C6 क्या होगी, समक्रम वाली ऋणात्मक होगी। फिर अर्धावर्त काल यानी T/2 समय के बाद ये अगर ऋणात्मक हो जाएगी तो अगली वाली क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। यहां तक ठीक है। अब वापस चौथा पैराग्राफ लेके आगे चलिए आप। चौथे पैराग्राफ में अपने पास हो जाएगा कि फोर्थ स्टेप में अपने पास क्या हो जाएगी चीजें कि जो ड्रिप ट्यूब्स है उनकी लंबाइयां जो होती हैं कि लंबाइयों का चयन इस प्रकार करते हैं, ड्रिप ट्यूब्स की लंबाइयों का चयन इस प्रकार करते हैं। ये जो नलिका है इनको अपन ऐसे सेट कर रहे हैं ताकि एक के बाद एक का नंबर रहता है। ड्रिप ट्यूब्स की नलिकाओं का लंबाइयों L1 L2 L3 का चयन इस प्रकार करते हैं अपन, एक के बाद एक का कंटिन्यूसली नंबर आता रहे। कि अपवाह नलिकाओं का चयन इस प्रकार करते हैं या इस प्रकार किया जाता है कि जब धन आयन किन्हीं दो अपवाह नलिकाओं ने ड्रिप ट्यूब्स, जब धन आयन किन्हीं दो अपवाह नलिकाओं, जब धन आयन किन्हीं दो अपवाह नलिकाओं के बीच के अंतराल में, अपवाह नलिकाओं के बीच के अंतराल में हो, ठीक है। अपने को कैसे सेट करना है कि धन आयन अगर दो अपवाह नलिकाओं के बीच के जहां गैप में हो, बीच के अंतराल में हो, तब पीछे वाली पीछे वाली नलिका, जो पीछे वाली होगी ना ये वाली, ये पॉजिटिव हो जाएगी और आगे वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्यों, इसका रीजन ये होता है, देखो यहां पर जो आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अपन जिस लीनियर एक्सेलरेटर को यहाँ पर त्वरित कर रहे हैं उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ अटैच नहीं होंगे, उनमें क्या होगा, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स कभी नहीं लगेगा। तो जैसे आयन है आपका यहाँ से एंट्री ली, इसका मतलब ये नेगेटिव है, अंदर गया तो इसका सारा चार्ज ले लिया,
और सारा चार्ज लेने के बाद यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये नली हो जाएगी आपकी पॉजिटिव और आगे वाली क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो जैसे ही नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव नेगेटिव वापस अट्रैक्ट होगा, तो पुण्य आयन इसके अंदर जाएगा, वापस निकलेगा। इसी प्रकार आगे से आगे आपकी जो ये ड्रिफ्ट ट्यूब से वो क्या होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी। ये पूरा इसमें सिस्टम चलता है। तो अपन यहाँ पर देखा कि जब पॉजिटिव आयन किन्हीं दो अपवाह नलिकाओं के बीच के अंतराल में हो तब पीछे वाली नलिका धनात्मक हो जाएगी, तब पीछे वाली नलिका धनात्मक और आगे वाली नलिका क्या होती है, ऋणात्मक होगी। पीछे वाली नलिका धनात्मक और आगे वाली नलिका क्या हो, ऋणात्मक हो। पीछे वाली नलिका ऋणात्मक और आगे वाली क्या हो, ऋणात्मक हो। ये जाके अपने पास सिस्टम चलेगा। फिर उसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा, इससे धन आयन क्या होगा अपना, त्वरित होगा। इससे धन आयन त्वरित होगा। बार बार है ना, इसमें से निकला फिर आगे चला फिर ऐसे कंटिन्यू चलेगा। अपना धन आयन क्या होगा यहाँ पर, त्वरित होगा। और अपवाह नलिका में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। अपवाह नलिका में जो ड्रिफ्ट ट्यूब से उसमें विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अपवाह नलिका में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, ये हो गया आपका चौथे नंबर का पैराग्राफ। बस एक पैराग्राफ और बचा हुआ, तो अपन उसको अब डायग्राम को मिटा कर भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें लिखनी है, ध्यान रखिएगा, मस्ट बी इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें, तब जाके अपने पास नंबर आपको अच्छे से मिल पाएंगे, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ों का यहाँ पर रोल होना जरूरी है। तो अब अपन देखेंगे इसमें कि जो विद्युत क्षेत्र की फ्रीक्वेंसी अपने को इस प्रकार सेट करनी चाहिए कि इसका सिस्टम जो चलेगा वो कैसे चलेगा। तो अपन ने इसमें देखा कि अपवाह नलिकाओं की लंबाइयाँ L1, L2, L3 का चयन इस प्रकार करते हैं कि जब धन आयन किन्हीं दो अपवाह नलिकाओं के बीच के अंतराल में हो तब पीछे वाली नलिका, यानी अगर यहाँ है आपका धन आयन तो पीछे वाली नलिका क्या हो जाएगी, धनात्मक, और आगे वाली नलिका क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इससे आपका धन आयन क्या होगा, त्वरित होगा, और अपवाह नलिका में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। फिर उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, 2-3 लाइनें और लिखनी, जो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब अपने पास हो जाएगा ये एक लास्ट और पैराग्राफ बच्चा, उसको अपन लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति इस प्रकार होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति इस प्रकार होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति इस प्रकार होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी इस प्रकार होनी चाहिए कि जब धन आयन किसी भी अपवाह नलिका से बाहर निकले, जब धन आयन किसी भी अपवाह नलिका, यानी ड्रिफ्ट ट्यूब है ना, अपवाह नलिका से बाहर निकले, जब धन आयन आपका पॉजिटिव चार्ज किसी भी ड्रिफ्ट ट्यूब से बाहर निकले, तब क्या सिचुएशन हो जाएगी अपने पास कि जब धन आयन किसी भी अपवाह नलिका से बाहर निकले तब वह नलिका धनात्मक, तब वह नलिका धनात्मक और आगे वाली, और आगे वाली उससे जस्ट आगे वाली क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तब वह नलिका धनात्मक और आगे वाली ऋणात्मक हो जाए, और अर्ध आवर्तकाल है T/2 में, टाइम पीरियड यानी अर्ध आवर्तकाल और अर्ध आवर्तकाल T/2 में, है ना। अर्ध आवर्तकाल में धन आयन एक अपवाह नलिका को पार कर जाए, एक अपवाह नलिका को पार कर जाए, ठीक है। अर्ध आवर्तकाल में एक अपवाह नलिका को क्या कर देगा, वो पार कर देगा। एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। प्रत्येक बार धन आयन
अफवाह नलिकाओं से बाहर आते समय प्रत्येक बार धन आयन अफवाह नलिकाओं से बाहर आते समय त्वरित होकर ऊर्जा ग्रहण करेगा, प्रत्येक बार अपना आयन बाहर निकलेगा और हर बार त्वरित होकर क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। इस प्रकार बार बार त्वरित होने से धन आयन की ऊर्जा बढ़ाई जाती है। ठीक है, ये आपकी बनावट पूरी कंप्लीट होगी। धन आयन की ऊर्जा बढ़ाई जाती है, लिखना पूरा जरूर था, इसलिए बनावट के अंदर ही ये होगी अपनी बनावट पूरी कंप्लीट। अब अपन इसका कार्य प्रणाली वर्क एंड प्रोसेस क्या होता है वो अपन देखेंगे। तो अपन इसमें देखा कि विद्युत क्षेत्र की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि जब धन आयन किसी भी अफवाह नलिका, कोई भी आपकी ट्यूब ट्यूब से उससे बाहर निकले, तब वह नलिका तो क्या हो जाएगी, धनात्मक, और आगे वाली क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाए। देखा अपन ने। और अर्धआवर्तकाल T/2 में वो क्या करेगा, एक धन आयन क्या करेगा, एक अफवाह नलिकाओं को पार कर जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक बार धन आयन अफवाह नलिकाओं से बाहर आते समय क्या होगा, त्वरित होकर ऊर्जा ग्रहण करेगा, और इस प्रकार बार बार त्वरित होने से धन आयन की अपन क्या कर सकते हैं, ऊर्जा बढ़ा सके। कुल मिलाकर रेखीय त्वरित में अपन क्या करेंगे, धन आयन की ऊर्जा बढ़ा देंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। रेखीय त्वरित क्या है, इसकी बनावट के बारे में आपको अच्छे से समझाना। अब अपन देखेंगे कल इसका प्रोसेस, इसका सिद्धांत और कार्यप्रणाली कैसे होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।